आज हम बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर की और फुल वेव रेक्टिफायर की। और यहाँ से भाई 100% क्वेश्चन एग्जाम में आना है, ध्यान रखना है। 100% यहाँ से क्वेश्चन आना है, फुल वेव रेक्टिफायर हो या हाफ वेव रेक्टिफायर हो, तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होता है इसी बात करेंगे, कैसे वर्क करता है ये बात करेंगे। तो जब भी देखें वीडियो को पूरा देखें, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया करें, है ना। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, सबसे पहली बात करते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर इज सिंपल डायोड, एक सिंपल डायोड सर्किट यूज टू कन्वर्ट। देखिए मेन चीजें आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने होते हैं इसके अंदर। आपको ध्यान रखना होता है कि करता क्या है। तो करता ये है कि जो एसी करंट होगा ना आपका, उसको डीसी में बदलेगा। ठीक, कैसे बदलेगा वो देखते हैं। इन दिस रेक्टिफायर, देखो रेक्टिफायर का मतलब क्या है, रेक्टिफाई करना, है ना। रेक्टिफाई मतलब आप इनपुट दोगे, उसको रेक्टिफाई करेगा वो। ठीक है, कैसे करेगा अभी देखते हैं। ओनली वन हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट वोल्टेज इज अलाउड टू पास थ्रू द सर्किट while the other half cycle is blocked। देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर में हम सबसे पहले बात करते हैं, केवल एक डायोड यूज करते हैं। ठीक, तो एक डायोड क्या काम करेगा, जो भी यहाँ से इनपुट सिग्नल आ रहा है, जो भी ये इनपुट सिग्नल आ रहा है आपका, इसके साइन वेव केवल एक फंक्शन को आगे जाने देगा, बाकी को ब्लॉक कर देगा, रोक लेगा। ठीक, ये बात ध्यान रखनी है। यानी कि द एसी सप्लाई इज अप्लाइड टू द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। यानी कि एसी को सप्लाई करना ये प्राइमरी ऑप्शन होता है, प्राइमरी में, ट्रांसफॉर्मर में। सेकेंडरी क्या है, ऑफ द ट्रांसफॉर्मर प्रोवाइड वोल्टेज ऑफ द रेक्टिफायर सर्किट। देखिए आपने क्या किया, आपने एसी को एसी सप्लाई दे दिया, किसको, प्राइमरी ट्रांसफर को। ये प्राइमरी ट्रांसफर आपको हो गया, है ना। तो ये प्राइमरी ट्रांसफर क्या करेगा, अगले वाले को क्या करेगा, आपका साइन वाला वोल्टेज आगे प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, इसमें डायोड क्या होता है, कनेक्टेड होता है इन सीरीज विद लो रेजिस्टेंस आर के साथ। ये देखिए आपका डायोड कनेक्टेड है, लो रेजिस्टेंस ये आर है, इसके साथ कनेक्टेड है, जो कि सीरीज में है। अभी तक हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक तो डायोड यूज होगा, ये मान ध्यान रखनी है, ठीक है। और एक डायोड यूज होगा तो क्या करेगा वो, जो आप एसी देंगे उसकी केवल क्या करेगा, एक हाफ साइकिल को जाने देगा जैसे ये जा रही है, और अदर हाफ साइकिल को ब्लॉक कर देगा। ये आपका रेक्टिफाइड आउटपुट होता है हाफ वेव के अंदर। ठीक, तो इससे जो है आगे जब बात करते हैं कि इसके इनपुट वोल्टेज क्या होती है। इनपुट वोल्टेज आपको पता ही है, एसी में क्या लेते हैं, वी आई इजिकल टू वी एम साइन ओमेगा टी लेते हैं। वी एम क्या होता है, ये एम्पलीट्यूड वोल्टेज हो जाती है ना। तो वे है, अब क्या है, वी आई क्या है आपका इनपुट वोल्टेज है, वी एम क्या है आपका पीक वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज, यानी पीक वैल्यू जो होती है। ओमेगा क्या है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी क्या है आपका टाइम है। यानी कि आप जो ये वेव देख रहे हैं, ये वेव साइन की वेव है, वोल्टेज जा रही है, वोल्टेज जाती है इस फॉर्म में, वी आई इजिकल टू वी एम साइन ओमेगा टी की फॉर्म में जाती है। जब ये इस प्राइमरी कॉइल पे पहुंच जाती है, जब ये प्राइमरी कॉइल पे पहुंच जाती है, तो क्या करती है, ये प्राइमरी कॉइल इसको सिग्नल भेजती है वोल्टेज की फॉर्म में, और वोल्टेज की फॉर्म में जाता है ये। तो ये क्या करेगा भाई, साइन का फंक्शन है, साइन वेव रखेगा, तो साइन वेव का एक रास्ते को ब्लॉक कर देगा, इसको ब्लॉक कर देगा, केवल और केवल इतना आउटपुट बाहर देगा। जैसे देगा अभी देखते हैं, वो क्या करेगा कि फर्स्ट आपका टाइम इंटरवल 0 to t हाफ तक जाना है, यानी कि 0 to t हाफ तक आपको पहला इंटरवल लेना है। इसमें क्या होता है, इस ऑपरेशन में आपका जो है वन कंप्लीट साइकिल जो होती है 0 to t पे होती है। भाई वन कंप्लीट साइकिल 0 to t पे कैसे होगी, देखिए ये 0, ये t/2, यहाँ पे t हो गया, ठीक है। तो वन कंप्लीट साइकिल तो ये वाली होगी, क्या होगी, ये वाली होगी। हम बात कर रहे हैं अभी किसकी, केवल इतनी बात कर रहे हैं इस पोर्शन की। तो इसमें क्या हुआ, इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव रखना है, डायोड आपको फॉरवर्ड बाइस रखना है, ध्यान रखना है डायोड फॉरवर्ड बाइस होना है। डायोड कंडक्ट करंट, डायोड करंट को कंडक्ट कर लेगा, कब कर लेगा, जब उसको फॉरवर्ड बाइस पे रखेंगे। करंट फ्लो थ्रू द लो रेजिस्टेंस आर, हेंस आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस लोड इज इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज। यानी कि क्या होगा, जब आपका करंट फ्लो स्टार्ट करने लगेगा इसके अंदर से, यानी डायोड के अंदर से करंट फ्लो हुआ, तो देखा क्या गया, देखा ये गया कि जो आपने इनपुट वोल्टेज दी थी वो आउटपुट वोल्टेज के इक्वल आती है। इट मीन्स क्या हुआ कि जो वोल्टेज आप दे रहे हो उतनी वोल्टेज हमारी हमें बाहर मिल गई, लेकिन कैसे मिली, विद पॉजिटिव हाफ साइकिल के थ्रू मिली। ठीक, जो कि आपकी डीसी करंट की तरह काम करती है ऐसे। ठीक है, किसी किसी बुक में ये ऐसे दे रखा होगा, भाई ऐसे चला रखा होगा, ध्यान रखना, उसी ऐसे चला रखा होगा, है ना। तो कंफ्यूज नहीं करना है ना। तो दूसरा इंटरवल t/2 से t तक जाना है, तो क्या होगा, t/2 से 0, यहाँ पे t/2 हो गया, यहाँ पे t होगी, यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है। अब क्या होगा, तो इसके अंदर क्या हुआ
इतने साइकिल में आउटपुट वोल्टेज आपकी जीरो रहती है। क्यों रहती है? डायोड करंट पास ही नहीं होने देता। जब डायोड करंट पास ही नहीं होने देता, वोल्टेज जीरो कर देता है, इसलिए ये वाला पोर्शन आपको नहीं मिलता, नीचे वाला ये ब्लॉक हो जाता है पूरा का पूरा। ठीक, अदर देन फिर ऐसी चलती रहती है। इसमें क्या होता है, इनपुट वोल्टेज नेगेटिव, क्या हुआ भाई, नीचे की तरफ गई है, इनपुट वोल्टेज नेगेटिव कैसे होगी, ये देखो, ये नीचे वाली नेगेटिव जा रही है। जब नेगेटिव वोल्टेज हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि डायोड आपका रिवर्स बाइस्ड हो गया। भाई ऊपर चल रहे हैं तो फॉरवर्ड बाइस्ड है, नीचे चल रहे हैं तो नेगेटिव यानी कि रिवर्स बाइस्ड हो गया। जब रिवर्स बाइस हो जाता है तो डायोड कंडक्ट नहीं हो पाता, यानी कोई करंट फ्लो नहीं हो पाता। जब करंट फ्लो नहीं हो पाता तो आउटपुट वोल्टेज आपको जीरो मिल जाती है। जीरो मिल जाती है तो यानी कोई भी ग्राफ शो नहीं होता, केवल पॉजिटिव पॉजिटिव हाफ साइकिल ही शो होती है। इतनी बात ध्यान रखनी है इसमें। आउटपुट वेव फॉर्म आपकी कुछ इस टाइप की आती है, लगातार करते आ रहे हैं हम इसको। क्या कर लेंगे, फिर लिख सकते हैं इसके अंदर कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें केवल ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलती है, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होती है, एलिमिनेटेड यानी कि ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज होते ही क्या हो गया, डायोड जो है रिवर्स बाइस हो गया, और रिवर्स बाइस होते ही डायोड कंडक्ट नहीं हुआ। जब कंडक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब कोई वोल्टेज पास नहीं हुई, तो कोई भी ग्राफ नहीं आया। अगली साइकिल में फिर ग्राफ आया, कैसे, जीरो टू टी बाई टू टी, तो यहाँ पे 3/2 आ जाता है, फिर 2t आ जाता है। इस टाइप से चलती हैं, तो ऐसे ही ये कंप्लीट साइकिल चलती चली जाती हैं। बात समझ में आती है भाई इतनी? ठीक है। वहीं अगर हम डीसी एवरेज निकालें, एवरेज कैसे निकालते हैं जरा वो देख लीजिए भाई, एवरेज निकालना आना चाहिए, पूछता है एग्जाम में। ठीक है, देखिए, द डीसी वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज डिफाइन द एवरेज वैल्यू और वन कंप्लीट साइकिल। जैसे देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें, हाफ वेव रेक्टिफायर में वी आउटपुट जो होता है वी एम साइन ओमेगा टी होता है। कहां से कहां तक, जीरो टू पाई तक। ठीक, वी आउटपुट कहां से कहां जीरो हुआ, पाई से टू पाई तक हमारा जीरो हो गया। ये इसके बीच की लिमिट के अंदर आउटपुट जीरो होना है, इस लिमिट के अंदर आउटपुट आपका क्या होना है, वी आउटपुट वी एम साइन ओमेगा टी होना है। ठीक है भैया। अब डीसी निकालनी, एवरेज कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं, 1/2 पाई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई आ गया, वी नॉट डी ओमेगा टी आ गया। ठीक, कुछ नहीं करना है, सोल्व करना है। सोल्व करके आप सोल्व कर सकते हो, जैसे कि हमने क्या किया, वी नॉट की वैल्यू पुट करी, क्या, वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, यानी ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो साइन का क्या आता है, साइन का आता है कोस, माइनस कोस, 0 to पाई रखा इंटीग्रेशन, वैल्यू रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर रखी, कोस माइनस कोस पाई माइनस माइनस कोस जीरो। यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसकी वैल्यू 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 1 2 क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। और 2 से ये वाला 2 कट जाता है, क्योंकि ये ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान रखना, वी डी सी इज इक्वल टू वी एम अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई में 2, ऐसे लिखा हुआ है, इससे 2 कट जाता है। तो वी आउटपुट जो डीसी का आएगा वो आएगा आपका वी एम अपॉन में पाई। ठीक, जब इसको प्रैक्टिकली सोल्व करते हैं तो मोस्टली वैल्यू ये निकल के आती है। वैल्यू ध्यान रखेंगे कि जो VDC है आपकी वो आती है 0.318 VM, यानी पीक वोल्टेज के इक्वल आती है। ठीक है भाई, सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है, ओनली थोड़ा सा मैथ ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। एवरेज निकालते हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्म में करके निकाल लेते हैं। ठीक है, RMS की वैल्यू जब निकालते हैं तो VRMS होता है, IRMS होता है। कैसे निकालते हैं, तो करंट की वैल्यू देखें तो करंट आप लिख सकते हो क्या, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से पाई तक। आई जीरो कहाँ पे होगा, पाई से 2 पाई पे जीरो होगा। RMS निकालते हैं तो आई RMS के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई अंडर रूट 1/2 पाई आई स्क्वायर डी ओमेगा टी होता है, आई स्क्वायर डी ओमेगा टी। वैल्यू याद रखेंगे, आई स्क्वायर डी ओमेगा टी। आई की वैल्यू क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी, यहाँ पुट कर दी। ठीक है, तो आई की रखी आई स्क्वायर एम, ये ऐसे लिखा हुआ है आई स्क्वायर एम। ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये डी ओमेगा टी आ गया, इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। साइन स्क्वायर तो हम इक्वल टू से कर नहीं सकते, तो आपको एक ध्यान रखना है, या तो आप डायरेक्टली कर भी सकते हैं कि इसको कोस की फॉर्मूला में खोल से कर सकते हैं, अदरवाइज आप ध्यान रखें कि जीरो से पाई तक जब जाते हैं तो ये 0 से पाई तक जब जाते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू पाई/2 होती है। ठीक है, ऐसे ही हमने ये थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर रखी है। ठीक, ये थ्योरम अप्लाई की है तो आई आर एम एस जो हमारा बन के आया, आई आर एम एस वो बन के आया आई एम अंडर रूट 1/2 पाई मल्टीप्लाई में पाई/2। ठीक है, सोल्व कर लो, पाई का जो है पाई से पाई कट जाता है, अब 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यानी कि आई एम बाई 2 आ जाती है वैल्यू।
IRMS, ठीक है, IM/2 आ जाती है वैल्यू। इतनी सी बात है, RMS निकालनी है, मैथ में आप पक्के हो, कर सकते हो आराम से सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे रिपल फैक्टर देखो, जब भी क्वेश्चन देगा ना पूरा देगा, सब कुछ निकलवाएगा, रिपल फैक्टर भी निकलवाएगा, PIV भी निकलवाएगा। लंबा क्वेश्चन जब भी आएगा, लेंथी 7 नंबर का आएगा, पूरा क्वेश्चन करवाएगा सोल्व, और जैसे कर रखा है ऐसे ही करना है, ठीक है, ज्यादा इधर उधर नहीं घूमना है ना। तो रिपल फैक्टर को डिफाइन करते हैं गामा से, ये होता है IR, ये ऐसे लिखा होता है, गामा इज इक्वल टू IR अपॉन में IDC, ठीक। हम जानते क्या है कि आई स्क्वायर RMS की वैल्यू जो होती है, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आई स्क्वायर RMS इज इक्वल टू आई स्क्वायर DC प्लस आई स्क्वायर R हो जाती है, ठीक है। IR की वैल्यू निकालनी है, तो ये पहुंच गया इधर माइनस में, अंडर रूट में आ गया, ठीक। तो अब क्या करेंगे भाई, IRMS की वैल्यू पुट कर देंगे, या गामा की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। यहाँ पे हमने IRMS की वैल्यू पुट कर दी, IDC की वैल्यू ये पुट कर दी। पुट करने पे जो हमारा गामा की वैल्यू आती है वो आती है 1.21, 1.21 आती है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखेंगे। पीक इनवर्स वोल्टेज की अगर बात कर ले, तो पीक इनवर्स में क्या होता है, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या होगा, डायोड इज रिवर्स बाइस होता है। इनवर्स मतलब उल्टा, कि उल्टी वैल्यू क्या आ जाएगी, पीक इनवर्स की वैल्यू ऐसे होती है, ये वाली, जो ये इनवर्स वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू देखते हैं। तो जब इसमें बच्चे आउटपुट ही कुछ नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस डायोड अकर्स व्हेन इनपुट वोल्टेज इज मैक्सिमम, देयरफॉर, यानी कि जब इनपुट वोल्टेज मैक्सिमम होगी, उसी टाइम पे वो मैक्सिमम वैल्यू आउटपुट पकड़ेगा, यानी कि Vm जो है आपका PIV के इक्वल हो जाएगा, पीक इनवर्स वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा, किसके अंदर, हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर, यानी कि इसको HWR भी बोलते हैं शॉर्ट में, ये बात भी ध्यान रखना है। और IR क्या है, RMS वैल्यू ऑफ AC रिपल कंपोनेंट ऑफ द करंट। यहाँ पे जो IR आपको दिख रहा होगा, ये रिपल कंपोनेंट की RMS वैल्यू है, ठीक है भाई। इतनी बात ध्यान रखनी है इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो फुल वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे भाई, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफायर सेम टू सेम कहानी वही है, पहले हाफ वेव तक डायोड सिंगल लगा हुआ था, अब फुल वेव है तो डायोड दो होंगे, एक डायोड ये होगा, एक डायोड ये होगा, ठीक। अब आप देख रहे हो, इसमें हम जो है एक साइन वेव लेके चलते हैं, एक इनपुट देते हैं, ठीक। इस इनपुट में क्या हुआ, 0 से लेके T/2 से लेके T तक चलता है। तो पहले इतने वाले पोर्शन में कार्य करेगा आपका ये वाला डायोड, ओनली डायोड वन काम करेगा, ठीक। जब यहां से यहां तक पहुंचेंगे, आप देखते हो हाफ रेक्टिफायर में ये डायोड रिवर्स बाइस हो जाता है, ठीक है, ये डायोड रिवर्स बाइस हो जाता है, लेकिन वहीं पर ये डायोड जब लगा दिया हमने, तो ये आपका फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, और ये वाला डायोड वर्क करेगा, तो आपका नीचे भी आउटपुट मिलना स्टार्ट होगा, लेकिन वो आउटपुट रेक्टिफाई करके क्या करेगा, दोनों को पॉजिटिव वे में लेके जाएगा, इस प्रकार से, ठीक। इस बेस की बात करें, तो इस बेस पे हमें मिलता है, दो टाइप के होते हैं, एक सेंट्रल टैप होता है, एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है भाई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान रखना है। इस यूनिट से दो क्वेश्चन तो तीन क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, 100% आने चांस होते हैं, ठीक है। तो होना क्या है वो देखिए अब। तो DC आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं इसकी, सबसे पहले वही काम करें जो पहले करते आए हुए हैं, कि इनपुट वोल्टेज हमने क्या दे दी, VI इजिकल टू VM साइन ओमेगा टी दे दी। एवरेज निकालना है VDC का, 1/2 पाई इंटीग्रेशन, एवरेज जब भी निकालना हो DC का, फॉर्मूला अप्लाई करना, 1/2 पाई अंडर रूट 0 to 2 पाई, कंप्लीट साइकिल 2 पाई पे जाके बनता है V0 d ω t। और ये V आउटपुट है, तो V आउटपुट की वैल्यू क्या होती है, VM साइन ओमेगा टी होती है, पुट कर देंगे, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करके सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू बन के आएगी VDC इक्वल टू 2 VM अपॉन में पाई, ठीक है भैया। और इसके लिए क्या वैल्यू आई, इसके लिए 0.637 आई। हाफ वेव के लिए क्या थी, इसकी आधी थी, हाफ वेव के लिए क्या थी भाई, VDC फॉर हाफ वेव के लिए क्या थी, वो आपकी ओनली VM अपॉन में पाई थी। फुल वेव के लिए डबल हो गई, फुल वेव के लिए डबल हो गई, क्यों हो गई, डायोड दो यूज हो गए हैं, दोनों डायोड वर्क कर रहे हैं आपके, ठीक है। उसी प्रकार RMS वैल्यू निकालेंगे, वही सेम पैटर्न है, जब भी हम RMS वैल्यू निकालते हैं तरीका यही है, अंडर रूट 1/2 पाई लगा दो, इंटीग्रेट कर दो 0 to 2 पाई, और आई स्क्वायर d ω t, और सोल्व कर दो पूरे को, खत्म कहानी। सोल्व कर दोगे तो आपकी इसकी जो IRMS आएगी वो आएगी IM अपॉन अंडर रूट 2। इंटीग्रेशन आपको आता है, कर सकते हैं, अदरवाइज ये थ्योरम है, इसकी वैल्यू ये पुट करना है पाई, ठीक है भैया। इतने काम आप कर लेंगे, ओके। रेक्टिफायर इफिशियंसी देखिए, अब हमें क्या हुआ, रेक्टिफायर इफिशियंसी की बात आई, क्योंकि हम मोस्टली हाफ वेव का यूज नहीं करते, फुल वेव का मोस्टली यूज करते हैं, तो उसमें हमें इफिशियंसी देखनी होती है भाई। कोई भी काम आप कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो उसकी इफिशियंसी कितनी है ये हमें जरूर पता होनी चाहिए।
है ना। तो इफिशियंसी की बात कैसे करते हैं, तो इफिशियंसी क्या होती है किसी भी चीज की, भाई आपने क्या काम किया, यानी कि आपको क्या आउटपुट मिला, आउटपुट पावर, आपने क्या दिया था, इनपुट पावर, आपने आउटपुट पावर दी अपॉन में इनपुट पावर कर दो, तो वो उन दोनों का रेशो होता है आपका इफिशियंसी। यानी कि क्या मिला क्या दिया, उनका रेशो क्या होती है, इफिशियंसी होती है किसी भी चीज की। जैसे आप मान सकते हो इन द नॉर्मल फॉर्म में कि आप कोई मशीन लेके आते हैं, मशीन में आप कुछ इनपुट देते हो उसको, वो अच्छा आउटपुट दे रही है या खराब दे रही है, उन दोनों का रेशियो निकल के बताते हो कि मान के चलो 100 चीज़ें आपने दी और 100 चीज़ें दे के उसने काम कर दिया आपने 200 रुपये का, ठीक है, 100 रुपये का काम दिया 200 काम कर दिया, तो आउटपुट 2/100 हो गया, यानी कि 2 रुपये 2 हो गया, बढ़िया आउटपुट आया। इसी प्रकार से आउटपुट जब भी आपको एफिशिएंसी निकालनी हो तो क्या दिया क्या मिला उनका रेशो करना है, ठीक है। जैसे अब डीसी आउटपुट पावर की बात करें तो पी आउटपुट होता है आई स्क्वायर आर, भाई फॉर्मूला तो पता है पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर तो होता है, यहाँ पे डीसी की बात करते हैं तो डीसी लगा देंगे, ठीक। वहीं पे आई डी सी की हम वैल्यू बात करते आ रहे हैं, फुल वेव के लिए क्या आई थी आई डी सी, 2 IM/पाई आई थी, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, पुट कर तो स्क्वायर लगाया, स्क्वायर लगा के सोल्व किया तो यहाँ पर पी आउटपुट आ गया। ऐसे इनपुट की बात करें, इनपुट भी सेम लगाएंगे, पी आई आर एम एस स्क्वायर अप इंटू में आर, फॉर्मूला सारे ओम्स लॉ वाले चल रहे हैं, वही चल रहे हैं बेसिक फॉर्मूले, कोई भी अलग नहीं है, केवल ये आर एम एस ये लिख सकते हैं बस, ठीक है। आई आर एम एस की वैल्यू है पता है, आई अपॉन √2, ये हमने यहाँ पुट कर दी, पुट करने के बाद इनपुट हमें ये मिल गया, दोनों को उठा के डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने में पता लगा कि इफिशियंसी जो आती है हमारी 8/पाई स्क्वायर आती है, जो कि 0.812 के इक्वल होती है, यानी कि एन नीटा जो आपका है वो 81.2% मैक्सिमम एफिशिएंसी बन जाती है। बाकी की कहाँ गई, बाकी की चीजें आपकी जो है रेक्टिफायर पी गया, ठीक है। इसी प्रकार से रिपल फैक्टर जब भी निकालते हैं आई, यानी कि रिपल फैक्टर में रिपल कांस्टेंट करंट क्या होगा और आईडीसी करंट क्या होगा, इन दोनों का रेशो निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला पता ही है आपको कि जो आई आर एम एस होता है, आई आर एम एस स्क्वायर जो होता है वो आई स्क्वायर डी सी के प्लस आई स्क्वायर आर के इक्वल होता है। तो आई आर जब हम ये निकालेंगे तो क्या बनेगा, अंडर रूट आई स्क्वायर आर एम एस माइनस आई स्क्वायर डी सी रखेंगे, उठा के वैल्यू पुट करेंगे, है ना। भाई जब भी देखें थोड़ा सोल्व तो करना पड़ेगा आपको, जब भी मेहनत करके करेंगे जब भी एग्जाम में नंबर आएंगे, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे। मैं सब चीज़ आपको प्रोवाइड करा दूंगा लास्ट में जाके, तो ये नोट्स अपने बनाते चलें रेगुलर, ठीक है। और इनसे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं आएगा, 100% गारंटी है, ठीक है। तो ये आप जब सोल्व करोगे आई आर एम एस आई एम अपॉन अंडर रूट 2, तो अब जब करते हैं तो देखते हैं गामा की वैल्यू 0.482 आ गई, ठीक है। तो ये रिपल फैक्टर निकल के आता है फुल वेव का, है ना। भाई हाफ वेव रेक्टिफायर कम आया था, फुल वेव का ज्यादा आता है, इसकी पी आई वी क्या होगी, हाफ वेव के डबल हो जाएगी, 2 VM हो जाएगी। तो सेंटर टेप में ये होती है, ब्रिज रेक्टिफायर में ये होती है। अब सेंटर वेव की बात करें, सेंटर टेप क्या होता है फुल वेव रेक्टिफायर में, यानी इसको हम CTFWR भी बोलते हैं भाई शॉर्ट में, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखनी है, ओके। तो इसमें क्या होता है, ए सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर इज यूज हुज सेकेंडरी वाइंडिंग इज डिवाइडेड इनटू इक्वल हाल्व्स, यानी इक्वल हाफ्स में इक्वल हो जाता है। ईच हाफ प्रोड्यूस एन इक्वल वोल्टेज बट विद अपोजिट पोलैरिटी। इसमें क्या है, सेंटर टेप में आपकी जो डिवाइड कर रखा है ना, इसको इक्वल इक्वल दो हाफ में कर देता है डायोड, ठीक है। और इक्वल इक्वल जो है वोल्टेज देता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। जैसे प्राइमरी, ये प्राइमरी कॉइल हो गई, ये सेकेंडरी कॉइल हो गई, ठीक है। डायोड 1 डायोड 2 इसमें लोड लगा दिया, तो लोड लगाने के बाद ये आपका बढ़िया सेंटर टेप, सेंटर में हमने लोड लगा दिया। अब इसमें होता क्या है, वर्किंग क्या है वो देखते हैं। तो वर्किंग क्या करेंगे, 0 to T हाफ तक जाएंगे पहले, अपर हाफ ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी बिकम पॉजिटिव। भाई पहले तो इसमें गए ना 0 to T हाफ में, इसमें क्या किया, डायोड 1 तो हो गया फॉरवर्ड बाइस, डायोड 2 रह गया रिवर्स बाइस, ये चलता रहता है। एक बार ये होगा फॉरवर्ड, जब ये फॉरवर्ड होगा तो ये आपका रिवर्स होगा, ध्यान रखना। जब ये फॉरवर्ड होगा तब आपका ये वाला रिवर्स होगा, ठीक है। तो जब D1 फॉरवर्ड होता है D2 रिवर्स होता है, तो करंट कहाँ फ्लो करेगा, D1 में करेगा, क्योंकि D1 क्या है, फॉरवर्ड बाइस है। तो पहले इस सेक्शन में करंट फ्लो होता है, इस सेक्शन से आपको ये वाला आउटपुट मिल जाता है। अगेन फिर क्या करते हैं, नेगेटिव T हाफ टू PT में, अब उल्टा हो गया, D2 क्या हो गया, फॉरवर्ड हो गया, D1 क्या होगा, रिवर्स हो गया। तो क्या हुआ, D2 आपका करंट फ्लो करेगा विद लोड रेजिस्टेंस के साथ। तो डायरेक्शंस
ऑफ द करंट थ्रू द लोड रिमेन्स सेम एंड इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल, डायरेक्शन सेम रहेगी इसी डायरेक्शन में, ये वाला नेक्स्ट आउटपुट मिल जाएगा, खत्म कहानी, है ना। तो ये सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर का काम है। क्लास 12th में आपने ये कहानी पूरी स्टार्टिंग में ही पढ़ ली थी, फुल वेव रेक्टिफायर में, उसको टाइप नहीं बताया गया था वहां पे, ठीक है। ब्रिज की बात करें तो ऐसे कुछ ब्रिज बन जाएगा भाई, 4 डायोड इसके अंदर होंगे। पहली बात, कितने डायोड? 4 डायोड काम करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे सब बता देंगे अभी। तो पहले ध्यान रखना है कि जो रेक्टिफायर है, फुल रेक्टिफायर विच कन्वर्ट्स बोथ हाफ साइकिल्स ऑफ एसी इनपुट वोल्टेज इनटू डीसी आउटपुट बाय यूजिंग 4 डायोड कनेक्टेड इन ब्रिज फॉर्म, यानी कि 4 डायोड को ब्रिज की फॉर्म में लगाया गया है, इसलिए उसको ब्रिज रेक्टिफायर बोला गया है। इट डज नॉट रिक्वायर ए सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर, इसको सेंटर टेप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, एंड इज वाइडली यूज इन प्रैक्टिकल पावर सप्लाई सर्किट, और इसका ज्यादातर यूज हम करते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम समझ में आ रहा होगा, D1 D2 D3 4 डायोड लगाए गए हैं, एक ब्रिज की फॉर्म में लगाए गए हैं। ये आपका ट्रांसफॉर्मर है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी, प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। अब होता क्या है, पहले हाफ साइकिल में एसी आपने इनपुट दिया 0 to पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई तक दे दिया इनपुट वेव फॉर्म में। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल द अपर टर्मिनल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी बिकम पॉजिटिव, यानी कि जो आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसमें जो आपके सेकेंडरी ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, पॉजिटिव देगा। ये जो ये काम करेगा पॉजिटिव देने का, कैसे करेगा? डायोड D1 और D3 क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड बाइस्ड। पहले जो आपके डायोड D1 है और D3 है, यानी कि डायोड D1 और D3 ये आपके होंगे फॉरवर्ड बाइस। जब ये काम करेंगे तो बाकी के दो क्या होंगे, बाकी के 4 D2 एंड D4 ये आपके रिवर्स बाइस्ड होंगे, यानी कि इनसे करंट फ्लो नहीं होगा, इनसे करंट फ्लो होगा। कैसे होगा वो देखो, तो करंट फ्लो थ्रू D1 टू लोड रेजिस्टेंस टू D3 पे जाएगा, यानी कि कैसे जाएगा, करंट केवल इसमें से जाएगा, इसमें से जाएगा और इसमें से जाएगा, ठीक है। तो दस करंट फ्लो थ्रू द लोड इन वन डायरेक्शन, तो करंट ओनली एक डायरेक्शन में मूव करेगा, एंड आउटपुट वोल्टेज अपीयर अक्रॉस द लोड। अब इसमें क्या हुआ, नेगेटिव हाफ साइकिल में देखिए, ये वाली बोल रखी है पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये वाली बोल रखी है नेगेटिव हाफ साइकिल। अब नेगेटिव में इसका उल्टा हो जाएगा भाई। अब क्या करेंगे, D2 एंड D4 फॉरवर्ड हो जाएंगे, D1 D3 रिवर्स हो जाएंगे। जब D2 एंड D4 फॉरवर्ड है तो यहां से करंट फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा विद द लोड तो क्या होगा, डायरेक्शन जो है सेम रहेगी, ये वाली सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर देगा, तो आपको फुल आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक है भाई, क्लियर। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है, बाकी हम कल की वीडियो में करेंगे भाई। तो जब भी वीडियो देखे लाइक कर दे, पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया करें भाई, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में हम बता दिया करें कि क्या चीज़ आपको चाहिए, ठीक है, उसके बिहाफ पे हम चीज़ें आगे बढ़ाते चले जाएंगे। मैथ्स ऑलरेडी रनिंग में है, केमिस्ट्री को हम जल्दी लेके आएंगे, तब तक के लिए थोड़ा सा बनाए रखें, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।